अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने एनसीईआरटी रीड नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उठा करके उस क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, सो हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट all process in body occur in some kind of liquid solution। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशंस में भी होते हैं, जैसे डाइजेशन। ओके, इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। हम लोग डेली लाइफ में इतने सारे काम होते हैं हमारे पास, राइट? हम जो भी करते हैं कोई ना कोई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो क्या वो प्योर होता है? नहीं, वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। ज्यादा से ज्यादा हमें वो मिक्सचर के फॉर्म में ही मिलते हैं। Most of these are mixtures containing two or more pure substance. What is mixture? मिक्सचर्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, ठीक है? Their utility or importance in life depends on their composition. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो भी सब्सटेंस है कितने अमाउंट में। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक। ये याद करके रखिए आप लोग कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सब कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। जैसे ब्रास, ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। क्या है? ब्रास, राइट? ब्रॉन्ज होता है जो बना होता है कॉपर और टिन से। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन से, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, याद करके रखिएगा। जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक और निकिल के मिक्सचर से। किससे बना होता है? कॉपर, जिंक और निकिल के मिक्सचर से बना होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, बात समझ में आई? इनके कॉम्पोजिशन, कौन सा एलॉयस कौन कौन से कॉम्पोजिशन से मिलकर बन रहा है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि कौन सा मिक्सचर कितना यूजफुल है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो भी कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कितने कितने अमाउंट में है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट, एक सेकेंड, या 1 part per million, मतलब 1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay। मतलब अगर वाटर में 1 ppm फ्लोराइड आयन है तो ये टूथ डिके से बचाता है। लेकिन अगर वही फ्लोराइड आयन वाटर में 1.5 ppm है तो वो दांतों में धब्बापन ला सकता है। द टूथ टू बिकम मॉर्टल, धब्बापन, येलो येलो हो जाते हैं। मतलब कि ये 1.5 ppm जो है हमारी दांतों को खराब कर सकते हैं। इसका मतलब, क्यों खराब कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो फ्लोराइड आयन है ये चूहे को मारने के लिए दिया जाता है, पॉइजनस होते हैं। तो अगर वही 1 ppm में है मिक्सचर तो वो क्या है? हमारी दांतों के डीके को बचाएगा। लेकिन वही 1.5 ppm मिल जाएगा तो वो हमारी दांतों को खराब कर सकता है। तो ये पता चला कि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड को तो हम पॉइजन बोलते हैं। किसके लिए? रेड पॉइजन, राइट? तो ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो चूहों को मारने के लिए दिया जाता है। Intravenous injection are always dissolved in water, contain salts at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on। इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है? जो नसों में जो इंजेक्शन देते हैं उसे हम
इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं, राइट। तो उस इंट्रावेनस इंजेक्शन में ये जो सॉल्ट्स होते हैं, वाटर में सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उतना उनका कॉन्सेंट्रेशन बनाया जाता है जितना कि ब्लड प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन से मैच कर जाए। बिल्कुल भी प्लाज्मा प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा से कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। इसको हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे भाई, इस यूनिट में हम सॉल्यूशंस देखेंगे, वेपर प्रेशर देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, यू नो वेरी वेल होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हाईली मिक्स सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट आर हाईली मिक्स्ड। हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिक्सिंग के बाद नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे चीनी के अंदर पानी घोल दो, फिर हम नहीं बता पाते चीनी कहाँ है पानी कहाँ है, हर एक सिप में आपको सेम टेस्ट आने वाला है, राइट। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, राइट। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स कर देंगे तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स composition एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रूआउट, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, यूनिफॉर्म। जैसे चीनी पानी में हर जगह सेम मीठापन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है इनकी प्रॉपर्टीज हर जगह यूनिफॉर्म मिलेगी, राइट। generally the component that is present in the largest quantity known as solvent। तो solute और solvent दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन में। अब हम देखेंगे किसको solute बोलेंगे किसको solvent बोलेंगे। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक आपको मिलेगा सॉल्यूट और एक मिलेगा सॉल्वेंट, तो दो है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, गैसियस सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही होते, गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब एक बात, इसको क्यों गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, तो याद रखना जो सॉल्वेंट का फेज होता है ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज वही होता है। जैसे सॉल्वेंट गैस फेज में है इसीलिए ये गैसियस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है इसीलिए लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट जो है आपको दिख रहा होगा सॉलिड है इसलिए ये सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे अगर सॉल्वेंट गैस है सॉल्यूट भी गैस है तो हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा, गैस ही बनेगा, राइट। तो इसे हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है बट स्टिल हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, गैसियस। जैसे आसपास एयर है, राइट। अब उस एयर में मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर्स भी जाते हैं और उस एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी किस फॉर्म में दिखता है, गैस के फॉर्म में ही दिखता है। लिक्विड डिसॉल्व हो जाता है गैस में तो वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाने लगती है, राइट। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म जो है वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाती है, ये भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस है। जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में डिसॉल्व हो जाता है जो ओवरऑल सॉल्यूशन मिलता है उसका फेज गैस ही होता है। अगर सॉल्वेंट गैस है सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉलिड एब्जॉर्ब हो गया गैस में, सॉलिड जो है गैस में मिक्स हो गया, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। सॉल्वेंट लिक्विड है गैस, जैसे पानी में हम ऑक्सीजन डिसॉल्व कर देंगे तो ओवरऑल लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा।
लिक्विड लिक्विड वेरी इजी, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, ओवरऑल सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड आएगा। सॉल्यूट जैसे सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जैसे कि ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, जैसे गैस एडजॉर्ब सॉलिड, जैसे आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा एल्कीन और एल्काइन का, तो उसमें पैलेडियम प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते थे और उस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कराते थे, तो ओवरऑल सॉलिड ही बनता था। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड, जैसे सोडियम मर्करी एमलगम। मर्करी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और सोडियम हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूट सॉलिड, जैसे कि एलॉय, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। एलॉय कैसे बनता है, जैसे मान लो मुझे कॉपर और जिंक का एलॉय बनाना है जिसे हम ब्रास बोलते हैं, तो कॉपर को पिघला लो, जिंक को पिघला लो, दोनों को मिक्स कर दो, अच्छे से मिक्स कर दो होमोजेनिटली, और फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दो, ऐसे रख दो, धीरे धीरे वो सॉलिड बन जाएगा और उसे हम एलॉयज बोलेंगे। सिमिलरली कॉपर बहुत ही कम मात्रा में होता है, गोल्ड ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसे हम गोल्ड ही बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन ही बोलते हैं, इसे हम एलॉयज ही बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आप 11th में पढ़ चुके हो, बट स्टिल एक बार हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, composition of solution can be described by expressing its concentration, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, बट कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करते हैं। द लैटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, हम क्वालिटेटिवली भी यूज कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी यूज किया, मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जैसे क्वालिटेटिवली मतलब सॉल्वेंट है, दो सॉल्वेंट है, उसमें मैंने एक में बहुत ही कम सॉल्यूट घोल दिया, एक में बहुत ज्यादा सॉल्यूट घोल दिया, तो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट घोला है उसको हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें कम सॉल्यूट घोला है उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। बट इससे सॉल्यूट का अमाउंट कितना है कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मास परसेंटेज, क्या है, मास परसेंटेज। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, W/W। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में W है वो किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, तो ऊपर अगर W, W का मतलब क्या है, यहाँ पे मास है, राइट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, तो नाम से ही पता चल गया है कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि हाउ मैनी solute present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे W है ग्राम में, यहाँ पे भी W क्या है, ग्राम में। W का यूनिट क्या होता है, ग्राम में ही हम लिखेंगे, राइट, तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में तो नहीं लिया है, तो इसीलिए हम ग्राम में यूज करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज मास बाय मास, मतलब W/W, 10% ग्लूकोज का मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है।
राइट। तो मैंने बोला अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है, ओवरऑल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वाटर कितने ग्राम होगा? 90 ग्राम होगा, राइट। ओके, सो अब ये हमारा हो गया है मास परसेंटेज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। सिमिलरली दो न्यूमरेटर में भी v है, डिनोमिनेटर में भी v है, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? v बाई वी परसेंट। मैंने बोला न्यूमरेटर वाला सॉल्यूट और डिनोमिनेटर वाला सॉल्यूशन। वॉल्यूम की यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे ml, और यहाँ पे भी वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 4.9% वी बाई वी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो क्या बोलोगे? 4.9 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल से यही बोलेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब क्या हो जाएगा इसका? कि भाई 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज विच इज एंटी फ्रीज। क्या होता है ये? एंटी फ्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है कि एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज होता है। ये जब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगी कि एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज क्या होता है और है तो क्यों है, ठीक है। यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग, कूल करने के लिए, इंजन को कूल करने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम एंटी फ्रीज बोलते हैं। तो 35% का मतलब क्या है? 35 ml एथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या थी कि 35 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 35 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकॉल कितना परसेंट हम यूज करते हैं कूलिंग के लिए? 35%। तो याद रखना, एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 केल्विन। यानी कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला जाता है? जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं तो 255.4 केल्विन। मतलब नॉर्मली वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, लेकिन अगर मैं उसमें 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऐड कर दूंगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। ओके, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? W बाई V परसेंट। दिस इज फॉर सॉल्यूट एंड दिस इज फॉर सॉल्वेंट। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। यही हो जाएगा, आसान है। जैसे लिख दिया है 25% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, ठीक है, 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज करते हैं? जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही ट्रेजेस में हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। मतलब सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है? पार्ट्स यहाँ पे ग्राम में भी हो सकते हैं, ml में भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन के लिए है, ग्राम में भी हो सकते हैं, ml में भी हो सकते हैं। जैसे मतलब क्या है? हम अगर मास के टर्म में लिखे, W बाई W के टर्म्स में लिखे ppm को, तो वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। इसी को क्या बोलेंगे? ppm।
मतलब नॉर्मली हम W/W को 100 ml या 100 में यूज कर रहे थे, लेकिन ppm में आप 10⁶ में चूज करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उतना कुछ चीजें नहीं लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इन, ये जो x दिख रहा है वो x नहीं, उसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। इस तरह से इसको लिखते हैं, देखिए। और ये माइक, एक सेकेंड, ठीक। ठीक है, सो सॉरी। देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा देख करके, ओके, अगर ये पिज्जा है, इस पिज्जा के हमने कर दिए 4 स्लाइसेस, राइट, और एक पार्ट मैंने खा लिया, ठीक है। मैम को खा के तो मजा आ गया, पिज्जा खा के। अच्छा, अगर मैंने एक पार्ट खा लिया तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने कितना पार्ट खाया है? मैंने बोलूंगी कि मैं पिज्जा का 1/4 पार्ट खा लिया है। ये सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और मैं बोलूं कि कितना बचा है? 3/4 बचा है। तो कितने फ्रैक्शन मैंने खा लिया? 1/4। कितना बचा है? 3/4। और अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 1। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, राइट। और मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर मेरे पास कोई दो सब्सटेंस है ए और बी, और दोनों को मिक्स कर लिया, इनके मोल लेट सपोज Na है और इनके मोल्स लेट सपोज Nb है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि इस पूरे सॉल्यूशन में Na का कितना फ्रैक्शन है? तो आप बोलोगे Na/Na प्लस Nb, यही बोलोगे ना। सिमिलरली मैंने बोला कि इस सॉल्यूशन में B के कितने मोल फ्रैक्शन है? Nb/Na प्लस Nb। Na प्लस Nb क्या है? टोटल मोल्स, राइट। और इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सिमिलर, ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और इनकी एक प्रॉपर्टी है, अगर दो सॉल्यूशन है ए और बी, तो काई ए प्लस काई बी बराबर क्या आना चाहिए? 1, राइट। ये जो मैंने समझा ही दिया है आपको। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक बार हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात हमें देखना है कि क्या गिवन है। तो 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास, मतलब 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही गिवन है। और हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, राइट। तो वी नो वेरी वेल कि मोल बराबर होता है मास बाई मोलर मास। क्या होता है? मास बाई मोलर मास, राइट। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मास गिवन है। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो 2 कार्बन का 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का मास 1, 6 है तो 1 इंटू 6। ऑक्सीजन का मास 16, 2 है तो 16 इंटू 2। ऐड करोगे कितना आएगा? 62, राइट। तो हम मोल्स निकाल सकते हैं मास बाई मोलर मास करके, इतने मोल्स आ गए। सिमिलरली वाटर का मास, अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, वाटर का मास हमें गिवन नहीं है। तो सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम। तो 80 ग्राम है तो हमने सॉल्वेंट का मोल्स निकाल लिया है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल इज मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसी तरह से वाटर के मोल्स भी निकाल सकते हो, बट स्टिल हम यूज कर सकते हैं
मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। जैसे अगर ए एथिलीन ग्लाइकॉल है, बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं, काई बी बराबर 1 माइनस काई ए, तब भी क्या आएगा आंसर, यही आएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे मूव करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या है? लेट सपोज आप किसी लैब में गए हो, वहां पे लिखा हुआ है 33 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 3 मोल HCl होने चाहिए। मतलब 3 मोलर HCl का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल HCl होने चाहिए। 3 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना है आपको। तो molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. क्या है? 1 liter of the solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. तो ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये सब आप 11th में पढ़ चुके, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल 0.25 मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर ही तो होगा, राइट? तो मोल पर लीटर को हम और क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर, या इसे हम 0.25 मोलर भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.25 मोल है NaOH की। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन कितना? 450 ml, बट मोल्स तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट वी नो मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5/40। 40 क्या है? NaOH का मोलर मास, वॉल्यूम है 450, लेकिन लीटर में चाहिए हमें, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और मोलैरिटी आ जाएगी मोल पर लीटर। अगर आप स्कूल एग्जाम में लिख रहे हो तो कभी भी यूनिट मत गड़बड़ करना, ठीक है? यूनिट जरूर लिखना। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर 3 मोलर आया है तो आप 3 लिख के छोड़ दो, नहीं, आपको या तो आप लिखोगे 3 मोल पर लीटर या फिर आप लिखोगे 3 कैपिटल एम। ओके, ना अब हम देखते हैं मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मैं सॉल्यूशन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं, राइट? उसे ही हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी में हमने यूज किया था सॉल्यूशन का वॉल्यूम का सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलैलिटी में हम क्या यूज करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर केजी को हम लिख सकते हैं 1 स्मॉल m, वेयर स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। क्या होता है? मोलल। और कैपिटल M का मतलब क्या था? मोलर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोलर मतलब यहाँ पे हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करते हैं, मोलल में हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या है? 1 मोल KCl को हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, राइट? क्या बोला मैंने? 1 मोल KCl, 1 मोल KCl का मतलब क्या है? 74.5 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल
फॉर्मूले का मास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, KCl, राइट। तो इसका फॉर्मूले का जो मास आएगा उसी को क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। तो वही लिखा है 1 मोल यानी कि 74.5 ग्राम KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of the solution has its own merits and demerits. Mass percentage, ppm, mole fraction and molality आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और मास, राइट। अगर मैं मास को हीट करूंगी, मतलब 1 किलो आलू को कितना भी हीट कर दूं वो 1 किलो ही रहेगा। अब वो मत कहना कि उसमें से वाटर रिमूव हो जाए, मैं वाटर रिमूव करने की बात नहीं कर रही। अगर कोई चीज 1 किलो है तो आप उसको कितना भी हीट करो मास तो उतना ही होगा। सिमिलरली अगर आप 1 मोल लिए हो और उसको आप हीट कर रहे हो तो भी वो 1 मोल होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास है ना बच्चे 1 लीटर पानी, ठीक है। अब 1 लीटर पानी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह से एक दूसरे के पास क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे के इतने पास पास होंगे, राइट। लेकिन जब मैंने इनको हीट किया तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे, और जैसे ही दूर होंगे वॉल्यूम बदल जाएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो वॉल्यूम डिपेंडेंट जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मोलैलिटी में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मास में मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मोलैरिटी ही एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। This is because volume depends on the temperature and mass does not. ठीक है, चलिए एक बार इसका क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन, राइट। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, राइट। तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स निकलेगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, कितना निकाल के आएगा 60। सॉल्वेंट का मास हमें दिया है 75 ग्राम। ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट हमेशा वाटर नहीं होता है, ठीक है। प्योर बेंजीन लिक्विड है तो 75 डिवाइडेड बाई 1000, क्यों, क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए। सॉल्व करोगे आपको मोलैलिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मतलब W बाई W को हमें कैलकुलेट करना है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए हमें क्या गिवन है, बेंजीन गिवन है और क्या गिवन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है, ठीक है। अब देखो कितना गिवन है, तो if 22 gram benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, यानी कि जो यहाँ पे हमें बेंजीन का मास दिया है वो 22 ग्राम गिवन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास गिवन है वो 122 ग्राम है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, परसेंट W बाई W, राइट। ओके, सो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution, mass of solution into 100, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 22, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करोगे आप, तो 122 22 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 144 ग्राम इंटू 100, जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे गिवन है बेंजीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना गिवन है, 30% गिवन है। एक बार चेक कर लेते हैं 30% ही है, यस।
और हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन को हमने CCl4 से मिक्स किया हुआ है, यही बात है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना बायोमास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30, ये बायोमास गिवन है, यस बायोमास गिवन है, बायोमास का मतलब हो गया 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम CCl, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि हमें सॉल्यूट मिल गया बेंजीन का प्योर, यहाँ पे मिला है 30 ग्राम मास, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। ठीक है, तो आप मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कैसे निकालोगे, बेंजीन के मोल्स मतलब मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, C6 का मास कितना हो जाएगा 72 और 6 हाइड्रोजन 78, यानी कि 78 हो गया इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 30 बाई 78 प्लस 70 ग्राम है ये डिवाइड बाई CCl4 का कितना होता है 12, 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 ग्राम आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बाकी ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है, कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चंस मैंने कौन से गिवन दिए हैं आपको, 1.3, 1.4 और 1.5। ठीक है, तो होमवर्क में है 1.3, 1.4 एंड 1.5। ठीक है, ओके। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और बहुत ही बेसिक बातें करी है जो आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। क्यों, क्योंकि आप 11th में उसे पढ़ चुके हो। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आपने नहीं पढ़ा है, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, राइट, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक वीडियो हम खत्म करते हैं। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या कुछ टफ वाला पार्ट लगा, या कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, या कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिसॉल्व करूंगी और आपका नाम भी लूंगी। ओके, सो बस अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।